हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम इनसाइट। आज हम देखेंगे 23 फरवरी 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल को जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कुल 8 आर्टिकल और एडिटोरियल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि आया है तेलंगाना टनल। तो इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है ट्रैप इन तेलंगाना टनल, रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन। तो तेलंगाना टनल कोलैप्स, 8 वर्कर ट्रैप एंड रेस्क्यू एफर्ट्स अंडरवे। इंसिडेंट का ओवरव्यू देखते हैं। तो तारीख थी 22 फरवरी 2025 के सुबह 8:30 बजे, और स्थान था श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल, टुमलापेंटा, नागरकुलुम कुर्नूल, जिला तेलंगाना। हादसे का कारण था टनल की छत का एक हिस्सा गिर गया, कीचड़ और पानी अंदर घुस गया जिससे टनल ब्लॉक हो गई। 8 मजदूर अंदर फंस गए हैं। फंसे हुए मजदूरों की जानकारी। कुल मजदूर 8 है। इंजीनियर्स है जिनके नाम है मनोज कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट इंजीनियर। दूसरा है श्रीनिवास, जो कि उत्तर प्रदेश के है फील्ड इंजीनियर। फिर झारखंड के मजदूर हैं संदीप साहू, जन जगता जेन्स, संतोष साहू, अनुज साहू। मशीन ऑपरेटर है सनी सिंह, जम्मू कश्मीर के। गुरप्रीत सिंह, पंजाब के। तो इसके रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। राहत की टीम शामिल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, फिर इंजीनियर टास्क फोर्स, भारतीय सेना। बचाव में मुश्किलें, कौन सी मुश्किलें आ रही है हम देखेंगे। मलबा हटाने की चुनौती, करीब 20 मीटर टनल मलबे से भरी हुई है। फंसे मजदूर तक सीधा रास्ता बंद हो गया है। पानी जमा होने की समस्या, 11 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के बीच टनल पानी से भरी हुई है। पानी निकालना जरूरी है, तभी मलबा हटाया जा सकता है। करंट प्रोग्रेस, रेस्क्यू टीम 13.5 किलोमीटर तक अंदर जा पहुंची है। अभी भी आखिरी 200 मीटर मलबे से बंद है, उसे हटाने की कोशिश जारी है। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज रिस्पॉन्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बात की प्रधानमंत्री ने। फिर NDRF की त्वरित तैनाती और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राज्य सरकार की कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरंग बचाव विशेषज्ञों को बुलाया गया। तेजी से राहत कार्य के लिए कई एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, परियोजना का बैकग्राउंड। SLBC प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ था ताकि नलगोंडा जिले में सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाया जा सके। टनल का निर्माण हादसे से सिर्फ 4 दिन पहले फिर से शुरू हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मजदूरों को सुरक्षित निकलने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मेजोरना 1, और इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है अ क्वांटम फिनोमिना मेजोरना 1। तो देखते हैं क्या है। तो मेजोरना 1 एक क्वांटम घटना और कंप्यूटिंग में क्रांति है। मेजोरना फर्मियन क्या है? तो खोजकर्ता ने बताया कि इटली के वैज्ञानिक एतोरे मेजोरना के नाम पर मेजोरना 1 का नाम दिया गया है। परिभाषा, एक अद्भुत कण जो खुद ही अपना एंटीपार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, और इसमें अनोखे क्वांटम गुण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्वांटम सिस्टम को अधिक स्थिर बनाता है और एरर्स को कम करता है। टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग की उपयोगी, जो भारी प्रभाव से कम प्रभावित होती है। भौतिकी में उदाहरण सुपर कंडक्टिंग पदार्थों में पाया गया है, जहां यह क्वांटम स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। व्हाट इज दिस मेजोरना 1 चिप? निर्माता माइक्रोसॉफ्ट, जो कि फरवरी 2025 में इसका निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद उद्देश्य देखेंगे हम। तो मेजोरना फर्मियन का उपयोग करके अधिक स्थिर और त्रुटि राहत एरर रेजिस्टेंस
क्यूबिट्स बनाना। क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी समस्या एरर करेक्शन को हल करना। कैसे बनाएंगे? इंडियन आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम का उपयोग करके सुपर कंडक्टिंग संरचना तैयार की गई है। विशेष तकनीक से मेजरना फर्मियन उत्पन्न और नियंत्रित किया गया है। हाउ डज दिस इम्पैक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग? मेजरना आधारित क्यूबिट्स के फायदे: कम त्रुटियां, एरर्स कम होंगे। मेजरना फर्मियन टोपोलॉजिकल सुरक्षा प्रदान करते हैं जिससे एरर अधिक स्थिर होते हैं। ज़्यादा स्केलेबल, बड़े और अधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद कर सकता है। तेज गणना, फास्टर कंप्यूटेशन, जटिल त्रुटि सुधार प्रक्रियाओं की ज़रूरत कम होती है जिससे क्वांटम प्रोसेसिंग तेज होती है। संभावित उपयोग: क्रिप्टोग्राफी, सुपर सिक्योर इंक्रिप्शन तकनीक विकसित करना। मटेरियल साइंस, नए पदार्थों को आणविक स्तर पर डिजाइन करना। सिमुलेशन, मौसम, दवा अनुसंधान और वित्तीय बाजारों की जटिल भविष्यवाणी करना। व्हाई इज दिस बिग डील? माइक्रोसॉफ्ट की उपलब्धि: क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे निकल रहा है। यह साबित करता है कि क्वांटम कंप्यूटर अब वास्तविक दुनिया के उपयोगों के करीब आ रहे हैं। विशेषज्ञों की राय: यह अगले दशक में फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग की कुंजी साबित हो सकता है। यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए को नया आकार दे सकती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है वाई इज 3 लैंग्वेज पॉलिसी कंट्रोवर्शियल। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी परिभाषा: 3 भाषा फार्मूला 1968 में भारत की शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इसके तहत स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाने की सिफारिश की गई: अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा या फिर मातृभाषा। उद्देश्य: मल्टी लैंग्वेलिज्म को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करना। वाई इज इट कंट्रोवर्शियल? हिंदी थोपने का आरोप: दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इस नीति का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने की कोशिश है। तमिलनाडु में केवल 2 भाषा नीति है, तमिल और अंग्रेजी लागू है, वहाँ हिंदी का कड़ा विरोध होता है। छात्रों पर अतिरिक्त बोझ: 3 भाषाएं सीखना छात्रों के लिए कठिन हो सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां न हिंदी बोली जाती है न अंग्रेजी मातृभाषा है। अंग्रेजी बनाम क्षेत्रीय भाषाएं: कुछ लोगों का मानना है कि अच्छी नौकरी और वैश्विक अवसरों के लिए अंग्रेजी जरूरी है, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए। राजनीतिक विवाद: अलग अलग राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग है। कुछ इसे राष्ट्रीय एकीकरण का जरिया मानते हैं, कुछ इसे क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। व्हाट डू डिफरेंट स्टेट्स से? नीति का समर्थन करने वाले राज्य: हिंदी भाषा राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इस नीति के पक्ष में है क्योंकि वे पहले से ही हिंदी, अंग्रेजी प्लस क्षेत्रीय बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। नीति का विरोध करने वाले राज्य: तमिलनाडु, हिंदी थोपने का कड़ा विरोध, 2 भाषा नीति, तमिल और अंग्रेजी को अपनाइए। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, हिंदी के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की मांग। फिर उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट स्टैंड एंड चेंजेस ओवर टाइम। 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा फार्मूला पेश किया गया। फिर 2020 में नई शिक्षा नीति में फिर इसे शामिल किया गया, लेकिन राज्यों को भाषाएं चुनने की आज़ादी दी गई। वर्तमान नीति को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, राज्य इसे अपने आप अपनाने या न अपनाने का फैसला खुद कर सकता है। फाइनल थॉट: व्हाई डज इट मैटर? फायदे: मल्टीलैंग्वेजिज्म को बढ़ावा मिलता है, नए भाषा सीखने से छात्रों में बेहतर करियर की अवसर मिलते हैं। नुकसान: गैर हिंदी राज्यों में इसे
हिंदी थोपने के रूप में देखा जाता है। छात्रों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। विवाद अब भी जारी है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि नीति किसी भी राज्य पर ज़बरदस्ती लागू नहीं की जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इंडियाज़ फाइटर जेट, और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है व्हाई इज़ इंडियाज़ डिलेमा ओवर फाइटर जेट्स। तो देखते हैं क्या समस्या है। इंडिया फाइटर जेट डिलेमा क्या है। भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए आधुनिक फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, लेकिन ये सही विमान चुनने, आयात और स्वदेशी उत्पादन में संतुलन बनाने और लागत को मैनेज करने में दिक्कतें आ रही है। मुख्य समस्या पुराना बेड़ा कई MiG-21 जैसे पुराने विमान अब बेकार हो रहे हैं और उन्हें जल्दी बदलने की ज़रूरत है। स्वदेशी उत्पादन में देरी, तेजस और AMCA जैसे लड़ाकू विमान बना रहा है। भारत तेजस और AMCA जैसे लड़ाकू विमान बना रहा है, लेकिन काम धीमा चल रहा है। भू राजनीतिक खबरें, चीन और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के कारण तेज अपग्रेड की ज़रूरत है। वाई डज इंडिया नीड मोर फाइटर जेट। मौजूदा ज़रूरत, भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए ताकि वह चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हो सके। फिलहाल सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही है और आने वाले सालों में कई विमान रिटायर होने वाले हैं। पुराना बेड़ा, MiG-21, MiG-91, जगुआर और मिराज 2000 जैसे विमान बहुत पुराने हो चुके हैं और तुरंत बदलने जाने चाहिए। सुरक्षा खतरे, चीन की वायुसेना बहुत तेज़ी से मॉडर्न हो रही है, जिसमें स्टील जेट और ड्रोन शामिल है। पाकिस्तान को चीन, अमेरिका से नए JF-17 और F-16 जेट्स मिल रहे हैं। इंडियाज़ ऑप्शन, विच फाइटर जेट्स टू चूज़। स्वदेशी फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, हाल में तेजस हल्का भी लड़ाकू विमान, लेकिन संख्या कम है। AMC एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट विकसित किया जा रहा है। चुनौतियाँ, उत्पादन धीमा चल रहा है। तेजस की संख्या इतनी नहीं है कि पुराने विमानों को जल्दी बदला जा सके। फॉरेन फाइटर जेट्स, राफेल पहले से सेवा में है, लेकिन बहुत महंगा है। F-21 लॉकहीड मार्टिन ने पेश किया है, लेकिन भारत आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहा है। Su-30MK है रूस का, तो भारत का मुख्य फाइटर जेट, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से सप्लाई में दिक्कत आ रही है। ग्रिपेन स्वीडन से अच्छा विकल्प, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहता है। चुनौतियाँ, विदेशी जेट बहुत महंगे हैं। स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अमेरिका, फ्रांस और रूस का राजनीतिक दबाव। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर दी गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज। मेक इन इंडिया पहल, तेजस, AMCA और मौजूदा जेट्स को अपग्रेड पर ध्यान देना। आयात और स्वदेशी उत्पादन में संतुलन लाना, जैसे कि 36 राफेल खरीदे गए। Su-30MKI का अपग्रेड किया गया। तेजस का उत्पादन तेज किया जा रहा है। नया फाइटर जेट्स सौदा, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना। द बिग क्वेश्चन, व्हाट शुड इंडिया डू। ऑप्शन 1, ज़्यादा फाइटर जेट्स इंपोर्ट करें। सबसे तेज तरीका वायुसेना को मजबूत करने का। महंगा और विदेशी निर्भरता बढ़ेगी। ऑप्शन 2, स्वदेशी जेट्स पर भरोसा करें। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। धीमी उत्पादन गति से वायु सेना की ताकत कमज़ोर हो सकती है। ऑप्शन 3, मिक्स ऑफ बोथ। कुछ विदेशी जेट्स जैसे राफेल और Su-30MKI खरीदें और साथ ही स्थानीय उत्पादन जैसे तेजस और AMCA को बढ़ावा दें। कंक्लूजन, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट। भारत की फाइटर जेट समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा, लागत और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। अंतिम निर्णय, भारत को जल्दी अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाना होगा, साथ ही विदेशी निर्भरता को कम करनी होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है AI इन TB ट्यूबरकुलोसिस। देखते हैं
वाई आर स्टेट आज टू यूज़, उसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है वाई आर स्टेट आज टू यूज़ अनटेस्टेड AI टूल फॉर TB स्क्रीनिंग। क्या हो रहा है, भारत सरकार राज्यों को ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए AI आधारित टूल इस्तेमाल करने को कह रही है। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में ये AI टूल छाती के एक्सरे को स्कैन करके TB के शुरुआती लक्षण पहचानने में मदद करते हैं, जिससे जल्दी इलाज शुरू हो सके। लेकिन इनमें कुछ AI टूल पर पूरी तरह परखें नहीं की गई है, जिनसे उनकी सटीकता और विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वाई इज़ AI बीइंग यूज फॉर TB स्क्रीनिंग। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा TB मरीज है। दुनिया के 28% TB मरीज भारत में है। खासतौर पर दूर दराज इलाकों में TB एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी। कई स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे पढ़ने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ नहीं है। AI टूल जल्दी एक्सरे स्कैन करके संभावित TB मामलों की पहचान कर सकते हैं। जल्दी जांच और इलाज। AI आधारित स्क्रीनिंग से TB का जल्दी पता लगाया जा सकता है। कुछ जगहों जैसे चेन्नई और आंध्र प्रदेश में मोबाइल AI डायग्नोस्टिक यूनिट्स पहले से ही काम कर रहे हैं। व्हाट आर द कंसर्न। सही तरीके से परखा नहीं गया। लैक ऑफ प्रॉपर वैलिडेशन। कुछ AI टूल्स अलग अलग इलाकों में और आबादी पर सही से टेस्ट नहीं किए गए। अगर AI गलती करता है तो TB के गलत नतीजे आ सकते हैं। डाटा प्राइवेसी। AI सिस्टम मरीजों को मेडिकल डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे प्राइवेसी और सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। अभी तक स्पष्ट नियम नहीं है कि मरीजों का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाए। बुनियादी ढांचे की कमी। कई ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और बिजली की समस्या है, जबकि AI टूल्स को चलाने के लिए ज़रूरी है। स्वास्थ्य कर्मियों को AI टूल्स इस्तेमाल करने की पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की असहमति। कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी AI टूल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते। उन्हें डर है कि AI मानव विशेषज्ञ की जगह न ले ले, बजाय इसे मददगार तकनीक के रूप में इस्तेमाल करने के। वेयर इज AI बेस्ड TB स्क्रीनिंग ऑलरेडी बीइंग यूज। चेन्नई, आंध्र प्रदेश। चेन्नई में देखते हैं मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट्स में जेन की AI सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी पोर्टल, एक्सरे मशीनों और AI टूल्स से जनजातीय इलाकों में TB जांच कर रहे हैं। कई जगहों पर AI आधारित स्क्रीनिंग की योजनाएं बन रही है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक से टेस्टिंग और वैलिडेशन। AI टूल्स को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले सही तरीके से परखा जाना चाहिए। स्पष्ट डेटा प्राइवेसी नियम। मरीजों की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। बेहतर बुनियादी ढांचा। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और बिजली की स्थिति सुधारनी होगी। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की ट्रेनिंग। AI टूल्स का सही से इस्तेमाल करना होगा और स्टाफ को प्रशिक्षण देना चाहिए। फाइनल थॉट्स। इस AI द राइट सॉल्यूशन। जहाँ डॉक्टर या एक्सपर्ट की कमी है, वहाँ AI TB की जांच करने में मदद कर सकता है, लेकिन बिना टेस्ट किए गए AI टूल्स पर भरोसा करना गलत TB जांच और मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि AI और मानव विशेषज्ञों दोनों के साथ में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंग्लिश मीडियम क्लास 9 एकलव्य स्कूल। इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है ऑन प्लीज फ्रॉम पेरेंट एंड स्टूडेंट एकलव्य स्कूल टू गो इंग्लिश मीडियम फ्रॉम क्लास 9। तो देखते क्या हुआ। एकलव्य मॉडर्न आवासिक स्कूल में कक्षा 9 से पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी किया जाएगा।
यह फैसला माता पिता और छात्रों की मांग पर लिया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने से करियर और उच्च शिक्षण की बेहतर मौके मिलेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा की। वाई वॉज दिस डिसीजन टेकन? माता पिता और छात्र की मांग। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने से उच्च शिक्षा और नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़त। अगर अंग्रेजी समझने से नीट, जेईई, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। बेहतर करियर के मौके। अंग्रेजी जानने से छात्रों को वैश्विक स्तर पर नौकरियों के अधिक अवसर मिल सकते हैं। हाउ विल द ट्रांजिशन हैपन? कक्षा 9 से शुरुआत। छोटे बच्चों की पढ़ाई अभी भी क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, ताकि बदलाव धीरे धीरे हो। छात्रों को अंग्रेजी में पढ़ाई के लिए तैयार करने का पूरा समय मिलेगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग और संसाधन। शिक्षकों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों में अंग्रेजी की किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों के लिए अतिरिक्त भाषा सहायता। छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में आसानी से ढलने के लिए विशेष कक्षाएं और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट। अच्छी शैक्षणिक सफलता। अंग्रेजी में पढ़ाई करने से छात्र उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अधिक करियर विकल्प। अंग्रेजी बोलने और लिखने में निपुणता से नौकरियों के अधिक अवसर मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर पहचान। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने से छात्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और नौकरियों के लिए तैयार हो सकेंगे। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। भाषा की दिक्कत। कुछ छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने में कठिनाई हो सकती है। समाधान। विशेष भाषा प्रशिक्षण और अतिरिक्त शिक्षण सामग्री दी जाएगी। शिक्षक की तैयारी। सभी शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाने में सहज नहीं हो सकते। समाधान। शिक्षकों के लिए व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान। जनजातीय भाषाओं और परंपराओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। समाधान। स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई जारी रहेंगी, ताकि सांस्कृतिक विरासत बनी रहे। फाइनल थॉट्स। अ बैलेंस अप्रोच। एकलव्य स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई से जनजातीय छात्रों को बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर मिल सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे और पूरी तैयारी के साथ किया जाएगा, ताकि छात्र और शिक्षक आसानी से इसे अपना सके। अंग्रेजी को अपनाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मायाधार राउत। तो और इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है मायाधार राउत हु लेड द रिवाइवल ऑफ ओडिसी डेड। तो मायाधार राउत जी का निधन हो चुका है। देखते हैं परिचय। कौन? प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य गुरु मायाधार राउत। कब? 22 फरवरी 2025 को निधन। कहाँ? दिल्ली स्थित अपने घर में। और उम्र थी 92 वर्ष। अर्ली लाइफ एंड ट्रेनिंग। जन्म और बचपन। जन्म 6 जुलाई 1993। जन्मस्थान कांतापेन्हारा गांव, कटक जिला, ओडिशा। नृत्य सीखने की शुरुआत 9 साल की उम्र में। शिक्षा और प्रशिक्षण। गुरु मोहन महापात्रा, युधिष्ठिर महापात्रा, मोहन सुरदेव गोस्वामी और गुरु पंकज चरण दास। आगे की पढ़ाई। चेन्नई के कला छात्र संस्थान में रुक्मिणी देवी अरुंडेल के मार्गदर्शन में शास्त्रीय नृत्य की गहरी शिक्षा ली। कंट्रीब्यूशन टू ओडिसी डांस। पुनरुद्धार और संरचना। ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने और इसे व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओडिसी नृत्य के लिए एक स्पष्ट भाषा और शैली विकसित करने में मदद की। अभिनय पर विशेष ध्यान दिया। नृत्य में नवाचार। मुद्रा विनियोग को विकसित किया। संचारी भाव की शुरुआत की। फॉर्मेशन ऑफ जयंतिका। 1959 में जयंतिका संगठन की स्थापना की, जो ओडिसी नृत्य को एक मानकीकृत स्वरूप देने के लिए काम करता है। कोरियोग्राफी एंड मेजर वर्क्स।
पश्यति दिशि दिशि प्रिया चारुशीले, टीचिंग एंड लेगेसी, संस्थान और मार्गदर्शन। 1952 कटक के कला विकास केंद्र में पहले ओडिसी गुरु बने। 1970 से 1995 में दिल्ली के श्रीराम भारतीय कला केंद्र में ओडिसी विभाग का नेतृत्व किया। कई प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकियों को प्रशिक्षित किया। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। पद्मश्री 2010 में, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, ओडिसी नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। फिर अन्य प्रमुख पुरस्कार जैसे कि ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1997, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984, उपेंद्र भज्ज सम्मान पुरस्कार 2005। इसके बाद देखते पर्सनल लाइफ। बेटी मधुमिता राउत, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना। बेटे मनोज राउत और मंथन राउत। पत्नी ममता राउत, 2007 में निधन। फिर देखते ट्रिब्यूट्स एंड कंडोलेंस। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ओडिसी नृत्य जगत के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गुरु मयाथर राउत ने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई। कंक्लूजन। गुरु मयाथर राउत की समर्पित साधना और नवाचारों ने ओडिसी नृत्य को एक नई पहचान दी। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों तक इसे कला को जीवित बनाए रखेगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बुद्धा हेड फाउंड। और इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड 1.4 मीटर टॉल बुद्धा हेड इन ओडिशा, से डिग इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड। तो बुद्धा की हेड मिला है ओडिशा में, और खोज अभी भी जारी है। खोज का संक्षिप्त विवरण। स्थान रत्नागिरी, जाजपुर जिला, ओडिशा, भारत। खोज की तारीख फरवरी 2025। मिले हुए अवशेष 1.4 मीटर लंबाई बुद्ध का सिर, प्राचीन शिलालेख और स्तूप, कुछ 1500 साल से भी पुराने। खोज का महत्व। ऐतिहासिक महत्व साबित करता है कि रत्नागिरी की 5वीं से 13वीं सदी के बीच एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा, अनुष्ठानों और कला का विकास हुआ था। कलात्मक और सांस्कृतिक विशेषताएं। बुद्ध के सिर पर बारीक नक्काशी और लंबे कान दिखाई देते हैं, जो बुद्ध कला का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय कारीगरों की उत्कृष्ट कला का उदाहरण। ऑनगोइंग एग्जीबिशन एफर्ट्स। खुदाई कर रहा संगठन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। शुरुआत की दिसंबर 2024 में। अब तक मिली चीज़ें। कई प्राचीन अवशेष और संरचनाएं उजागर हुई। अभी और खुदाई की ज़रूरत है ताकि और ऐतिहासिक तथ्य सामने आ सकें। इम्पैक्ट एंड फ्यूचर प्रोटेस्ट। संरक्षण और सरकारी कदम। ओडिशा सरकार इन ऐतिहासिक खोजों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा सकती है। इन अवशेषों को संग्रहालय में प्रदर्शित करने और संरक्षण कार्यों की योजना बनाई जा सकती है। पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा। विद्वानों, इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। ओडिशा के एक महत्वपूर्ण बौद्ध धरोहर स्थल के रूप में पहचान मिलेगी। कंक्लूजन। यह खोज भारत के बौद्ध इतिहास के बारे में एक नई जानकारी जोड़ती है और प्राचीन काल में ओडिशा की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को साबित करती है। आगे की खुदाई से और भी महत्वपूर्ण अवशेष मिलने की संभावना है। तो ये था आज के हमारा आर्टिकल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।